तो ये लेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एग्जाम्पल, सेकंड कनेक्टिंग द एग्जाम्पल टू फेडरलिज्म एंड थर्ड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फॉर सेविंग योर टाइम डिस्क्रिप्शन में तीनों चैप्टर्स के लिंक हैं, आप किसी भी चैप्टर पे स्किप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का स्वभाव यानी नेचर जानना एक अलग बात है ऊपर ऊपर से, लेकिन हम ठहरे लॉयर्स, हमारे पास तो कोई नॉर्मल केस भी आए तो हम उसकी बाल की खाल निकालने लगते हैं, एकदम अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कारम, आई एम अंकित एंड आई होप यू ऑल वेल। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? तो जैसे हमारी दादी हर बीमारी के लिए घरेलू नुस्खा करती है ना, वैसे ही फेडरलिज्म को समझने के लिए एकदम बढ़िया सा घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। तो अक्सर हमारे घरों में होता है ना कि जो सबसे पहले जो नए कपड़े होते हैं कौन लेता है? बड़ा भाई लेता है, और वही कपड़े छोटे भाई को पहना दिए जाते हैं, और सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर उससे भी कोई छोटा भाई है तो वही कपड़े वो छोटा भाई पहनता है, और इन दोनों बंदरों का मन हो या ना हो, ये दोनों इस प्रोसेस को तोड़ नहीं सकते। और क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा भाई हाई कमांड से जाके शिकायत कर देता है, और हाई कमांड को जब गुस्सा आता है फिर ना किसी की चलती। और हाई कमांड कौन? हम सबकी माँ। तो अब अपने इस एग्जाम्पल को अगर फेडरलिज्म से कनेक्ट करके देखें तो ये कौन हो गया? सेंटर। तो जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है तो क्या होता है? सबसे पहले सेंटर से कहाँ आती है? स्टेट पे। फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहती हैं, यानी कि जो सरपंच वगैरह जो गांव तालुकात में प्रोविंसेस में होते हैं, उन पे जो वो पॉलिसीज जाती हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट हो गई? टीयर 1 गवर्नमेंट। कौन सी? टीयर 1। और ये टीयर 2 गवर्नमेंट, और ये हो गई टीयर 3 गवर्नमेंट। तो जो भी सेंटर इनको पॉलिसी फॉलो करने को कहता है वो इनको करनी ही पड़ती है, ये प्रोसेस इनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये क्या हो गया? ये तो यूनिटरी हो गया। अगर इस प्रोसेस को ये फॉलो ना करें, यानी इन दोनों बंदरों को साथ में इस बंदर को भी अगर राहत दे दी जाए तो क्या हो गया? वो हो गया फेडरलिज्म, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ नेचर, फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जब स्टेट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, अगर वो ऑटोनोमसली फंक्शन करने लगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनकी डिवीजन कर दी जाए, तो उसको फेडरलिज्म बोलेंगे। अरे ऐसा समझ लो, अब बच्चों की शादी हो गई है तो अब वो माँ की हर बात नहीं मानने वाले, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही जब फेडरलिज्म में आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं वो स्टेट सेंटर की हर बात माने, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाती हैं? फिर लिमिटेड हो जाती हैं। किसकी? सेंटर की लिमिटेड हो जाती हैं सारी पावर्स। जैसे बच्चों की शादी हो जाती है तो माँ की पावर लिमिटेड हो जाती है ना, कि हर बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही जब फेडरलिज्म की शादी किससे हो जाती है? जब गवर्नमेंट से हो जाती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन से हो जाती है, डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है, तो हर जरूरी नहीं है जो स्टेट या फिर प्रोविंशियल और आगे भी अगर और कोई टीयर गवर्नमेंट है, जैसे और कोई लेवल है गवर्नमेंट का, जरूरी नहीं है वो सेंटर की या अपने से ऊपर के जो गवर्नमेंट हैं उनकी हर बात वो माने। कुछ हद तक मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बात माने। लेकिन सच में ऐसा होता है क्या कि कोई देश यूनिटरी फॉर्म ऑफ नेचर से फेडरल फॉर्म ऑफ नेचर पर शिफ्ट किया हो? या फिर ये भी फाइलों में दबे हुए एक पेपर पे लिखा हुआ सिर्फ एक शब्द है, थैंक्स टू बेल्जियम, जिसने ऐसा नहीं होने दिया। This is Belgium's parliament, where politicians have been arguing for more than 100 days over how to form a coalition government. तो 1993 से पहले बेल्जियम भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ नेचर का था, जिसमें सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। बट इन 1993 बेल्जियम में भी रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई, यानी कि वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ नेचर से फेडरल फॉर्म ऑफ नेचर पे शिफ्ट हुआ। कब? 1993 में। सो द चेंज टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government। और बेल्जियम भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया। तो यूजुअली क्या होता है फेडरलिज्म में, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक
जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखती है और वो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है, और एक जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखती है जो कि स्टेट प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स होती हैं। यानी कि वन इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, और एक जो स्टेट, द अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, यानी राज्य के स्तर पे, गांव तालुका के स्तर पे एक गवर्नमेंट होती है जो डे टू डे पॉलिसी वर्क, यानी कि जो रोजमर्रा की पॉलिसी या कानून इंप्लीमेंट होते हैं, जो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, उनके लिए जिम्मेदार होती है। और फेडरलिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल इंटरेस्ट का जो ख्याल रखती है उसे अक्सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं। तो एक गवर्नमेंट जो नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखती है और एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखती है, और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं एंड ऑटोनोमस होती हैं। मतलब ये इसकी बात नहीं मानेगा, ये इसकी बात नहीं मानेगा, मान ले वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों चारों आपस में एक दूसरे की बात माने। यानी ये तीनों चारों आपस में इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमसली अपने सारे फैसले कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया फेडरलिज्म। वही अगर हम बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और वो जो गवर्नमेंट होती है उसी के यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, और सभी सब यूनिट्स और सब ऑर्डिनेट्स को सारे ऑर्डर्स मानने होते हैं। यानी कि अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज वन ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स एंड सब ऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। कोई भी ऑर्डर पास करें, कुछ भी बोले, वो उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, फेडरलिज्म में किसी भी स्टेट को ये मानने की जरूरत नहीं है, या मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि उसको सारे ऑर्डर्स मानने पड़े। इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पीपल्स को आंसरेबल होती हैं। यानी कि जैसे कोई कंट्री है, उसमें अगर फेडरलिज्म सिस्टम चलता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वहां के सिटीजन्स को आंसरेबल होती हैं। मतलब उनकी जवाबदेही वहां के नागरिकों के लिए होती है, न कि एक दूसरे के लिए। यानी कि न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है और न स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी दोनों एक दूसरे में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमसली फंक्शन करते हैं। इसीलिए तो फेडरलिज्म के 7 की फीचर्स होते हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर हमें पता लगाना है कि किसी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता है, तो हम इन 7 की फीचर्स को ध्यान में रखकर पता लगा सकते हैं। तो पहला फीचर होना चाहिए कि देयर आर 2 और मोर लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 या 2 लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि 2 लेवल की गवर्नमेंट तो नेसेसरी होती है और आगे वाली ऑप्शनल होती है। और सेकंड फीचर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। मतलब मान लो ये ए है, इसको अगर लिकर पीना है, लिकर मतलब दारू, तो इस पे से टैक्स कौन ले जाएगा? इस पे से टैक्स ले जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर इसने कोई नई गाड़ी खरीदी या नई बाइक खरीदी तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कौन ले जाएगा? सेंटर। यानी कि इसने जब लिकर पिया, जब दारू पी, तो टैक्स कौन ले गया? स्टेट गवर्नमेंट ले गई। और अगर इसने कोई नई कार खरीदी या कोई बाइक खरीदी तो जीएसटी कौन ले गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई। तो सेम इंसान, लेकिन इस पे ज्यूरिसडिक्शन, इस पे शासन, इसको गवर्न 2 अलग अलग गवर्नमेंट कर रही हैं। मतलब डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और थर्ड फीचर है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकता और स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकता फेडरलिज्म में। लेकिन इसकी गारंटी कौन देता है? तो यहाँ पिक्चर में आता है हम सबका भगवान संविधान। तो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाइड होती हैं, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में कोई छेड़छाड़ ना करे और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के में ना करे। यानी कि दोनों आपस में मिलजुल कर कॉन्स्टिट्यूशनली डिविजनल पावर्स के साथ अपने सिटीजन्स पर गवर्न करें। तो फोर्थ फीचर है, मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोले कि जी हमको तो स्टेट गवर्नमेंट को यूनिटरी बनाना है, हम जो बोलेंगे वो स्टेट को करना ही पड़ेगा, या फिर स्टेट बोलने लगे या स्टेट ऐसा कोई लॉ पास कर दे जिससे
उसे सोवरेनिटी मिलती हो, वो अपने आप को सेंटर से अलग करके एक अलग ही देश बनाने का कोई लॉ पास कर दे, तो आपस में ऐसे कोई लॉ पास ना हो। इसीलिए कोई भी लॉ पास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी होना यानी कंसेंट होना, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, यानी किसी भी एक टियर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून चेंज नहीं किया जा सकता। एक अकेली स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कानून को चेंज नहीं कर सकती, या फिर एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कानून को चेंज नहीं कर सकती। बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और फेडरलिज्म का फिफ्थ फीचर है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर, स्टेट, प्रोविंशियल, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ गलत करने लगती है तो कोर्ट्स के पास ये पावर होता है उन्हें बताने का कि आप जो कर रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कर रहे हो, और चाहे वो राजी से माने या जबरदस्ती से माने। तो इंटरप्रेट मतलब टू एक्सप्लेन और टू मेक देम अंडरस्टैंड। और जो कोर्ट्स होता है, जो किसी भी फेडरलिज्म कंट्री में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो एज एन अंपायर एक्ट करता है अगर किसी दो सरकारों के बीच कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जो फुटबॉल मैच होता है, फुटबॉल मैच में जो अंपायर होता है, अगर किसी भी प्लेयर को अगर 3 बार रेड कार्ड दिखा दे तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मैच से। यानी अगर उसको रेड कार्ड दिखा दिया गया तो कोई किसी के पास भी पावर नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसे वापस लाने का। Ronaldo is in big trouble. Ronaldo's first return to Spain. Violent conduct. Another big moment for him and Son. It gets a red card. Did Wendell lash out there? He raised an arm. No. तो ऐसे ही खैर फेडरलिज्म में 3 बार चांस तो मिलता नहीं है, तो अगर कोई भी सरकार को ज्यादा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने लगती है तो कोर्ट्स के पास ये पावर होता है उन्हें डिस्क्वालीफाई तक करने का। और फेडरलिज्म का 6th फीचर है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो ये तो अभी हमने देखा, जैसे लिकर होता है, जो दारू होती है, उसका टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट। यानी स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा होता है लिकर बिजनेस से। और जीएसटी जो होती है उसको कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल। तो ये जो लिकर का पैसा स्टेट रखता है और जीएसटी का पैसा सेंटर रखता है, ये कैसे पता हमें? ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेसिफाइड होता है कि कौन पैसा कितना लेगा, जिससे कि इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर हो जाती है। 7th फीचर है फेडरलिज्म का द फेडरल सिस्टम डज हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। यानी मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरलिज्म के, कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, while the same time accommodate regional diversity, और उसी समय रीजनल जो डाइवर्सिटी होती है उसको भी बढ़ावा देना। यानी कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, मतलब हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग खाना खाया जाता है। तो इस डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना, इस डाइवर्सिटी को भी संभाले रखना, ये फेडरलिज्म में सबसे बड़ा पॉइंट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और फेडरलिज्म समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में बता के जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए